हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से क्रैक स्टडी पर। तो आज हम पढ़ेंगे अपना चैप्टर नंबर 6 की एक्सरसाइज 6.3। देखिए बच्चों, 6.3 पढ़ने से पहले हमने लास्ट के 2 लेक्चर्स में कंप्लीट कर लिया है अपनी 6.1 और 6.2, जिसमें हमने 6.1 में पढ़ा त्रिभुजों की समरूपता, यानी कि दो त्रिभुज एक दूसरे के समरूप कब होते हैं, उनकी जो भुजाएं और कोण बराबर होने चाहिए, वो चीज़ हमने पढ़ ली। और दूसरा 6.2 में हमने पढ़ी थी थेल्स प्रमेय, जिसमें हमने ये पढ़ लिया था कि अगर एक त्रिभुज में किसी एक भुजा के समांतर हम रेखा खींचें तो वो अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। और वहीं उसका हमने व्युत्क्रम भी पढ़ लिया था कि अगर इसका ऑपोजिट होता है अर्थात समान अनुपात में विभाजित होती है तो वो समांतर होती है। तो आइए बच्चों, आज करते हैं एक्सरसाइज 6.3 एक्सरसाइज बच्चों बेसिकली बेस्ड जो है वो है त्रिभुजों की सर्वांग क्षमता पर। अच्छा बच्चों, त्रिभुजों की सर्वांग क्षमता का मतलब क्या है? देखिए, मैंने पहले लेक्चर में आपको क्लियर कर दिया था, दो चीजें होती हैं, एक होती है समरूपता और एक होती है सर्वांग क्षमता। समरूपता का मतलब होता है दो आकृतियां एक जैसी दिखाई देना। इसका एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको बताया था, जैसे मान के चलिए ये एक मार्कर है और इसी के जैसा हम एक और मार्कर अगर ले ले तो वो दोनों एक दूसरे के समरूप हो गए। वहीं अगर हम सर्वांग क्षमता की बात करें तो सर्वांगक्षम त्रिभुजों में दो त्रिभुज सर्वांगक्षम होने के लिए कुछ कसौटियां होती हैं। कसौटियां का मतलब बच्चों कुछ कंडीशंस होती हैं। जो कंडीशंस कुछ इस प्रकार से हैं, जैसे कि उसकी भुजाएं बराबर होनी चाहिए, उसके कोण बराबर होने चाहिए, दो कोण बराबर होने चाहिए। तो आज हम इसी का अध्ययन करने वाले हैं। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब टू क्रैक स्टडी, ताकि ऐसे ही वीडियो और आप देखते रहें। तो चलिए लेक्चर शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए बच्चों, 6.3 एक्सरसाइज में जैसे मैंने बताया त्रिभुजों की सर्वांग क्षमता के बारे में हमें पढ़ना है। और त्रिभुजों की जो सर्वांग क्षमता है बच्चों, उसकी कुछ कसौटियां होती हैं, अर्थात उसकी कुछ कंडीशंस होती हैं। अब वो कंडीशंस क्या हैं? जैसे एक कंडीशन होती है, आपने सबने पढ़ी होगी 9th में, SAS। इसका मतलब क्या है? साइड एंगल साइड, अर्थात यदि दो त्रिभुजों की एक साइड उसके बाद एंगल और फिर साइड, अर्थात किसी दो त्रिभुजों की अगर दो साइड्स और एक एंगल बराबर है तो हम कहेंगे कि त्रिभुज ए त्रिभुज बी के समरूप है या सर्वांगक्षम है। ठीक है बच्चों। अच्छा देखो, ध्यान रखना, सर्वांग क्षमता दो चीजें होती हैं। एक होता है, हम पढ़ रहे हैं सर्वांग क्षमता, सर्वांग समता, ठीक है, सर्वांग क्षमता और समरूपता, समरूपता, ठीक है जी। अच्छा, दूसरी कंडीशन क्या होती है बच्चों? एक कंडीशन होती है इसकी ट्रिपल एस। ट्रिपल एस आपने पढ़ी होगी, SSS, मतलब अगर किसी दो त्रिभुजों की तीनों साइड्स बराबर हैं तो वो दोनों एक दूसरे के क्या होंगे? सर्वांगक्षम होंगे। तीसरी कंडीशन होती है बच्चों AAA, अर्थात यदि इन्हीं दो त्रिभुजों के तीनों कोणों का मान एक दूसरे के बराबर है तब भी वो जो दो त्रिभुज है वो एक दूसरे के सर्वांगक्षम होंगे। अच्छा, इसके बाद फोर्थ कंडीशन होती है बच्चों AA। ये आपके लिए नहीं आई है, AA, अर्थात दो त्रिभुज एक दूसरे के समरूप होते हैं यदि उनके दो कोण बराबर हो। अच्छा देखो, ये AA और ट्रिपल बिल्कुल एक जैसी है। क्यों? अभी मैं आगे आपको बता दूंगा। क्योंकि ना त्रिभुजों के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, तो अगर दो बराबर हो गए तो तीसरा ऑलरेडी बराबर हो जाएगा, इसलिए AA कह लो या ट्रिपल कह लो, बात एक ही है। तो बच्चों, ये कुछ कसौटियां हैं, तो इन्हीं कसौटियों पर बेस्ड है आपकी 6.3। तो आइए देखते हैं 6.3 एक्सरसाइज को। एक्सरसाइज में क्वेश्चंस थोड़े से ज्यादा हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस टाइम देख लेते हैं। अगर टाइम ज़्यादा लगेगा तो लेक्चर दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, और अगर टाइम कम लगेगा तो एक ही लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। तो आइए बच्चों देखते हैं 6.3 का क्वेश्चन नंबर 1। नंबर 1 कह रहा है बच्चों, बताइए कि चित्र में दिए हुए त्रिभुजों के युग्मों में से कौन कौन से युग्म समरूप हैं, और अगर समरूपता है तो कसौटी को लिखिए जिसके कारण इनको समरूप आपने बताया है, और त्रिभुजों के संकेत को भी लिखिए, अर्थात किस तरीके से हम दिखाएंगे कि दो त्रिभुज एक दूसरे के समरूप हैं। अच्छा बच्चों, आप आकृति पे ध्यान दीजिएगा। पहले त्रिभुज आपकी स्क्रीन पर आ रहे होंगे, एक छोटा त्रिभुज है, दूसरा भी वैसा ही त्रिभुज है, उनके एंगल्स आपको दिखाई दे रहे होंगे बच्चों। एक एंगल इसका ऊपर वाला एंगल है 60, बीच में फिर 80 है और उसके बाद फिर 40 है। इस तरीके से आपको एंगल दिए हुए हैं। पहला त्रिभुज ABC है, दूसरा त्रिभुज PQR है, दे रखा है ना, इसी तरीके से। तो चलिए बच्चों, इसके हमें जितने पार्ट्स दे रखे हैं, कितने दे रखे हैं आपको? इसमें 6 पार्ट दे रखे हैं। तो 6 पार्ट में से 2-3 पार्ट पर बात कर लेते हैं। तो आइए सबसे पहले स्टार्ट ही करते हैं पहले वाले पार्ट से। मैं इन समरूपता की कसौटियों को जो है हटा रहा हूँ, क्योंकि मोस्टली आपने ये 9th में पढ़ी है, त्रिभुजों की सर्वांग क्षमता, समरूपता। अच्छा, आइए पहले क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। पहले क्वेश्चन में बच्चों चित्र आपको दिखाई दे ही रहा होगा। पहले क्वेश्चन का आंसर, त्रिभुज इस तरीके से लिखना है, त्रिभुज ABC एंड त्रिभुज PQR में, दोनों ही त्रिभुजों में मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है बच्चों ऊपर वाले एंगल एक दूसरे के बराबर है, अर्थात
एंगल ए बराबर है एंगल पी के, जो कि कितना दे रखा है आपको, जो कि आपको दे रखा है भाई 60 डिग्री। ठीक है, कितना दे रखा है, 60 दे रखा है। इसके बाद एंगल बी बराबर है एंगल क्यू के, जो कि 80 दे रखा है। फिर एंगल सी बराबर एंगल आर के है, जो कि 40 दे रखा है। ठीक है, तो इस तरीके से मैं कह सकता हूँ कि दोनों ही त्रिभुजों में कौन सी कंडीशंस लग जाएगी भाई, ए कॉन्ग्रुएंसी, दोनों ही जो ट्रायंगल्स हैं, ट्रायंगल ए बी सी, देखो ए ध्यान रखना, ए कॉन्ग्रुएंसी अर्थात ट्रिपल ए वाली समरूपता से, या आप यहाँ पे ये भी कह सकते हो कि डबल ए समरूपता लग जाएगी यहाँ पे, क्योंकि देखो एक बार बताओ मुझे, अगर ये दोनों एंगल बराबर होंगे तो तीनों एंगल का सम 180 होगा, तो तीसरा एंगल तो ऑलरेडी बराबर हो ही जाना है। तो डबल ए वाली समरूपता से हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि त्रिभुज ABC समरूप होता है त्रिभुज PQR के। अच्छा, ये लाइन ध्यान से देखना जरा, आपने 9th क्लास में पढ़ी थी बच्चों सर्वांग क्षमता। अगर हमें दिखाना है कि दो त्रिभुज एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है, सर्वांगक्षम है, तो हम लगाते हैं डबल बराबर और उसके ऊपर इस तरीके से एक चिन्ह लगा देते हैं कॉन्ग्रुएंसी का। ये होता है बच्चों सर्वांग क्षमता, सर्वांग समता। ठीक है, ये सर्वांग क्षमता होता है, और अगर खाली डैश लगा देते हैं तो ये होता है आपकी समरूपता, समरूपता। ठीक है, दोनों में अंतर होता है। अगर आपको त्रिभुज कह रहा है समरूप दिखाइए, तो समरूप में सिर्फ और सिर्फ ये वाला ये निशान आएगा, अर्थात लहरती हुई एक वेव लगा देंगे, और समरूपता में दो डंडों के ऊपर इस वेव को लगा देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसका फर्स्ट पार्ट कर लिया कि डबल ए समरूपता लग जाएगी या ट्रिपल ए लग जाएगी, और दोनों ही जो ट्रायंगल्स है एक दूसरे के समरूप हो जाएंगे। इसके बाद बच्चों देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ठीक है जी, 3 देखिए बच्चों, 3 में क्या कह रहा है आपको, दो ट्रायंगल दे रखे हैं, एक दे रखा है LMP और एक दे रखा है DEF। ठीक है, अच्छा बच्चों ध्यान देना, हमें अगर आपको एंगल्स ना दे करके बच्चों, अगर आपको एंगल्स ना दे करके देता है भुजाओं का वैल्यू, तो आप निकालेंगे भुजाओं का अनुपात। जैसे जैसे इस ट्रायंगल में आपको दे रखा है LMN वाले में, तो LMN वाले ट्रायंगल में आपको भुजा दे रखी है, LM दे रखी है 2.7, फिर उसके बाद MP दे रखी है 2, LP दे रखी है 3, इसी तरीके से DE 4 है, DF 5 है, DF 6 है और EF 5 है। ठीक है, तो तीसरे वाले के लिए बच्चों मुझे एक बात बताओ, अगर मैं MP 2 लेता हूं तो उधर से रेशियो के लिए अच्छा कंडीशंस कौन सी बैठ रही है, DE की बैठ रही है। ठीक है, तो मैं कह दूंगा ट्रायंगल थर्ड पार्ट, ट्रायंगल देखो जो दे रखा है उसी के अकॉर्डिंग रेशियो लेंगे। ठीक है, भुजाओं के अकॉर्डिंग ट्रायंगल LMN तथा DEF में, दोनों ही ट्रायंगल्स की बात चल रही है, समरूपता हम देख रहे हैं। ठीक है, हमने कौन सी भुजा की बात करनी है, हमने नीचे वाली भुजा की बात करनी है। MP जो भुजा है वो उधर DE के बराबर है, अर्थात हम ले रहे हैं MP अपॉन DE। MP अपॉन D, MP का मान 2 है, D का मान 4 है, मान आएगा 1/2। अच्छा जी, MP अपॉन D का रेशियो हमें 1/2 मिल गया है। अब देखते हैं किसी और भुजा का रेशियो। तो देखो बच्चों, आपने देखा है LP 3 है और DF जो है वो 6 है। अगर मैं बात करूँ आपसे LP और DF की, तो इनका रेशियो भी कितना आएगा, 3/6 अर्थात 1/2 आएगा। ठीक है, मुझे पता चल गया कि त्रिभुज की दो भुजाओं का अनुपात जो है, दो भुजाओं का अनुपात वो बराबर आ गया। अच्छा, मैं देखता हूँ तीसरी भुजा का अनुपात। देखो MP हो गया, ठीक है, ये LMP है यार, LMN नहीं, LMP और DEF है। ठीक है, कंफ्यूज मत करना, LMP और DEF। ठीक है, MP हो गया, उसके बाद LP हो गया, उसके बाद अच्छा एक चीज और रह गई ना, LM रह गई है ना। LM वाली भुजा ले लेते हैं, LM वाली भुजा का अनुपात रह गया EF वाली भुजा से। तो LM वाली भुजा का EF वाली भुजा से अगर आप अनुपात देखेंगे तो आपको दिखाई दे रहा होगा, LM वाली जो भुजा है बच्चों उसका वैल्यू कितना है, LM वाली भुजा का वैल्यू है 2.7 और DF वाली भुजा का वैल्यू है 5। ठीक है, इसका वैल्यू है 2.7 और इसका वैल्यू है 5। अब बच्चों आप इसका रेशियो निकालो, रेशियो के लिए पॉइंट हटाओ, 0 बढ़ेगा, 3 से काट लो, 3 हम 27 बचेगा, नहीं कटेगा, 3 से तो नहीं कटेगा, क्लियरली दिखाई दे रहा है। तो हम यहाँ से कह देंगे कि 2.7/5 मिला हमें, 2.7/5 मिला। यानी हम ये कह सकते हैं कि MP अपॉन DE का जो रेशियो है वो LP अपॉन DF के तो बराबर है, पर वो LM अपॉन EF के बराबर नहीं है। तो अतः त्रिभुज जो है वो समरूप नहीं है, अतः समरूप
नहीं है। इस तरीके से बच्चों आपको चेक करना है कि अगर त्रिभुजों में रेशियो बराबर आ जाता है भुजाओं का तो हम बराबर कह देंगे। अच्छा, कोई कोण भी तो नहीं दे रखा है ना बराबर, वरना हम दो साइड्स बराबर हो चुकी थी और एक एंगल कर लेते। हमें ये पता है कि दो साइड बराबर हो गई, तो एस और एस, एस एस कोई भी ऐसी समरूपता की कसौटी नहीं है जो डबल एस होती हो। समरूपता की कसौटी कौन कौन सी होती है? ऐसे एस होती है। समरूपता की कसौटी ट्रिपल एस होती है। समरूपता की कसौटी जो होती है वो ट्रिपल ए होती है। समरूपता के लिए जो होती है वो डबल ए होती है। ये कुछ कंडीशंस होती हैं, इनमें से कोई भी सेटिस्फाई नहीं हो रही है तो हम कह देंगे कि त्रिभुज जो है समरूप नहीं है। इसी प्रकार से बच्चों बचे हुए क्वेश्चन जो है, पहले वाले क्वेश्चन के बचे हुए जो पार्ट है जो आपकी स्क्रीन पर आ रहे होंगे, ये आपको करके देखने की कोशिश करनी है। जो आपसे नहीं होता है वो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा। तो आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। पहले क्वेश्चन के बाद बच्चों आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में एक आकृति दी हुई है और इस आकृति में आपसे कह रहा है कि ट्रायंगल जो DOC है, यानी कि ऊपर वाला छोटा वाला त्रिभुज, ये OAB त्रिभुज के सर्वांगसम है, अर्थात ये दोनों एक दूसरे के सर्वांगसम त्रिभुज है। तो कहा गया है आपको कि एंगल जो BOC है, अर्थात B ये वाला जो बड़ा वाला एंगल है ये 125 का है, और साथ ही में आपको दे रखा है कि ODC जो एंगल है, यहाँ पे लिख लेते हैं ODC एंगल, ये 70 डिग्री का है। तो आपको ज्ञात करना है एंगल DOC, एंगल DCO, एंगल OAB। ठीक है बच्चों, आइए देखते हैं बच्चों। ये क्वेश्चंस हमने आपने 9th में किए होंगे, ऐसे क्वेश्चन चैप्टर नंबर 6 में। ठीक है, तो सेम एज इट इज यहाँ पे क्वेश्चन है। अच्छा, मुझे आप एक बात बताओ, हम ये नहीं कह सकते कि अगर ये एंगल 125 है तो DOC एक लाइन है, सिंस DOB इज अ लाइन, अर्थात यह DOB एक रेखा है। रेखा हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि बच्चों हमें पता है कि एक ही रेखा पर बने सारे कोणों का योग कितना होता है? 180 अंश होता है। एक रेखा पर चाहे 2 बन जाए, 10 बन जाए, 20 बन जाए, अगर वो एक ही लाइन पर बन रहे हैं, एक ही पॉइंट पर बन रहे हैं, तो सबका सम 180 अंश होगा। इसी प्रकार से मैं कह दूंगा कि एंगल BOC प्लस एंगल OCD, या इसको दूसरे नाम से कह लो DOC दोनों का सम कितना होना चाहिए? 180, 125 प्लस ये जो DOC एंगल है इनका सम 180 होना चाहिए। ठीक है, एंगल BOC का मान दे रखा है हमें 125, तो 125 प्लस एंगल DOC बराबर आ जाएगा 180, अर्थात एंगल DOC बराबर आ जाएगा 180 माइनस 125। 10 में से 5 गया बच्चों 5, 7 में से 2 गया तो 5, अर्थात एंगल DOC का मान आ गया 55। अच्छा, मुझे आप एक बात बताओ, अगर मैं आपसे कहूँ कि ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के समरूप दिए हुए हैं और ये वाला एंगल 125 है और ये वाला कितना निकल के आया? अभी अभी हमने निकाला तो 55 निकल के आया। अच्छा, मुझे बताओ त्रिभुज की सर्वांग क्षमता तो बाद में देखेंगे, अगर ये एक दोनों त्रिभुज है, सिंस मैं कह रहा हूँ DOC इज अ ट्रायंगल, अगर DOC एक त्रिभुज है, DOC एक त्रिभुज है, अगर ये एक त्रिभुज है बच्चों, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 अंश। तीन कोण कौन कौन से हैं इस त्रिभुज में? एक है एंगल ODC, लिख लेते हैं एंगल ODC, प्लस एक है एंगल DCO, एक है एंगल DCO, प्लस एक है एंगल हमारा COD, एक है एंगल हमारा COD, या दूसरे शब्दों में कह लो DOC, बात एक ही है। तीनों का सम कितना होगा बच्चों? 180 अंश। इसको DOC कह लेते हैं ताकि आप कंफ्यूजन ना हो, तो इसको लिख लेते हैं DOC। देखिए DOC कह लो या COD कह लो, पढ़ने के ऊपर बात है। अगर आप इधर से पढ़ रहे हैं तो COD पढ़ा जाएगा और अगर D की साइड से पढ़ रहे हैं तो DOC पढ़ा जाएगा। अच्छा जी, नाम बताओ, जरा इनके मान बताओ ODC के। ODC का मान कितना है भैया? 70 अंश है, प्लस DOC हमें निकालना है, DCO निकालना है, प्लस DOC अभी अभी निकाल के आया है हमारा 55 अंश। ठीक है जी, तो इसकी जगह लिखते हैं 55 बराबर कितना होना चाहिए? 180 के। ठीक है भाई, 70 में जरा 55 जोड़ो, 70 और 30 30, 20 और 5 25, यानी कि फिर से वो निकल के आ जाएगा एंगल DCO, उल्टा लिखा गया भाई, उल्टा लिखा गया, एंगल DCO बराबर आ जाएगा 180 माइनस 125, अर्थात एंगल DCO का मान भी कितना निकल के आएगा? 55 निकल के आएगा। कितना निकल के आ गया? 55। तो मैं कह दूंगा कि ये भैया ये वाला एंगल भी 55 है और जो दूसरा वाला एंगल था ना, ये वाला भी 55 है। अच्छा, इसमें एक एंगल और पूछा था बाल को। ठीक है, एक तो ये पूछा था DOC 55 निकल के आ गया, एक पूछा था DCO भी 55 निकल के आ गया, एक और पूछा था OAB
OAB, अर्थात ये वाला एंगल और पूछा था, OAB यही तो होगा। अब मुझे आप एक बार बताओ, ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर हैं। सिंस यहाँ पे लिखेंगे कि जो ABCD के समांतर है, AB रेखा CD रेखा के समांतर है, और समांतर रेखाओं में हमने 9th क्लास में पढ़ा था, अगर समांतर रेखाओं में Z की आकृति बन रही है तो वे एकांतर कोण होते हैं, ठीक है, यानी अल्टरनेट एंगल होते हैं। तो यहाँ देखो इस तरीके से Z बन रहा नहीं बन रहा, अर्थात मैं कह दूंगा एंगल एंगल DCO का मान बराबर होगा एंगल OAB के, ब्रैकेट में लिख देते हैं यहाँ पे एकांतर कोण। कौन से कोण है ये? एकांतर कोण। अगर एकांतर कोण है तो एंगल AOB का मान भी कितना निकल कर आ गया? 55। अर्थात इस कंडीशन में या इस क्वेश्चन में कह लो जितने भी एंगल हमें फाइंड आउट करने थे ये तीनों, इन तीनों का मान कितना है बच्चों? 55 ही है, ठीक है। तो आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 में ना आपको ABCD एक ट्रेपेजियम दिया हुआ है, अर्थात कह रहा है कि ABCD ना एक समलंब है। अच्छा, इस समलंब में आपको कह रहा है कि ABCD के समांतर है और विकर्ण AC और BD बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। त्रिभुजों की समरूपता की कसौटी का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि OA अपॉन OC का मान OB अपॉन OD के बराबर है, ठीक है। अच्छा बच्चों, हमें सिद्ध करके दिखाना है कि OA अपॉन OC का मान जो है वो OB अपॉन OD के बराबर है। अच्छा जी, तो अगर हम देखें ये OA, OC, OB और OD त्रिभुजों की समरूपता की कसौटी लगानी है, तो मतलब किसी ऐसे दो त्रिभुज देखने होंगे, कोई भी ऐसे दो त्रिभुज देखने होंगे जिन दो त्रिभुजों में हम ये कह दें कि ये चारों भुजाएं हमें मिल जाएं, यानी OA भी मिले, OC भी मिले, OB भी मिले और OD भी मिले। तो ध्यान लगाओ और ध्यान से देखो जरा कौन से त्रिभुज मिलेंगे ऐसे। तो मुझे दिखाई दे रहा है भैया, एक तो त्रिभुज ये दिखाई दे रहा है AOB वाला, एक त्रिभुज दिखाई दे रहा है COD वाला, दोनों त्रिभुज सामने सामने दिखाई दे रहे हैं। समरूपता की कसौटी लगानी है तो ठीक है, लगाइए। त्रिभुज AOB एंड त्रिभुज COD में अगर इन दोनों त्रिभुजों की मैं बात करूं आपसे, तो अगर मैं कह दूं आपसे कि ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के समरूप हो जाएंगे, तो ये कंडीशन अपने आप सेटिस्फाई हो जाएगी, है बच्चों? ठीक है, हो जानी चाहिए। अच्छा, मुझे आप एक बार बताओ, ये जो एंगल है, अगर मैं इनको नाम दूं एंगल 1 एंगल 2 एक दूसरे के बराबर होंगे, एंगल 1 बराबर एंगल 2, क्यों? क्योंकि इनको कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण आपने 9th में पढ़े होंगे ये चीजें, शीर्षाभिमुख कोण। अच्छा जी, कोण बराबर हो गए। अच्छा जी, समरूपता की कसौटी में और क्या लगा सकते हैं भाई? देखो इसमें जरा, शीर्षाभिमुख कोण हो गए। अच्छा साहब, उसमें एक चीज और दे रखी है बाल को, AB रेखा CD रेखा के समांतर दे रखी है, अर्थात ये वाली रेखा के समांतर है। और मैंने यहाँ पे कंडीशन लगाई थी समांतर रेखाओं की, एकांतर कोण। यहाँ पे भी देख लेते हैं बच्चों, अगर ये रेखा है समांतर एक दूसरे के, तो देखो ध्यान से, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा, इसे कहो एंगल 3, इसे कहो एंगल 4, अर्थात एंगल 3 बराबर होगा एंगल 4 के। क्यों होगा भैया? क्योंकि इसमें लग गया एकांतर कोण, क्योंकि हमारी जो रेखाएं हैं वो दोनों एक दूसरे के समांतर है। लग गया साहब? लग गया। और लग गया तो देखो दो एंगल आ गए हमारे पास, और हमने पता है कि अगर एक ट्रायंगल के दो एंगल इक्वल होते हैं तो दोनों जो है वो समरूप होते हैं। तो बाई डबल ए की कंडीशन से मैं कह दूंगा कि त्रिभुज AOB जो है वो किसके त्रिभुज AOB जो है वो समरूप है, सर्वांग नहीं, त्रिभुज AOB समरूप है त्रिभुज COD के। और अगर त्रिभुज AOB त्रिभुज COD के समरूप है तो मैं ये कह दूंगा कि इनकी भुजाएं जो है वो बराबर होंगी, अर्थात मैं लास्ट में कह दूंगा अतः OA अपॉन OC बराबर होगा OB अपॉन OD के। हैंस प्रूफ, ये हमें सिद्ध करके दिखाना था। इसी के साथ हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये डन हो गया। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में ये कह रहा है, चित्र में ना आपको दे रखा है कि एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, और साथ में दे रखा है कि QR अपॉन QS का जो मान है वो QT अपॉन PR के बराबर है। तो सिद्ध करके दिखाइए कि एंगल जो त्रिभुज हमारा PQS है, ये छोटा वाला त्रिभुज, ये TQR इस बड़े वाले त्रिभुज के समरूप है। ठीक है बच्चों, आइए देखते हैं शुरू कैसे होगा। तो प्रूफ में लिख लेते हैं, ट्रायंगल PQS तथा ट्रायंगल TQR में जैसे समरूपता में जैसे सर्वांग क्षमता में करते थे ना 9th क्लास में, कि दोनों त्रिभुजों में सर्वांग क्षमता दिखानी थी, तो उन्हीं दोनों त्रिभुजों में लिखते थे। इसी तरीके से यहाँ लिखेंगे समरूपता दिखाने के लिए दोनों त्रिभुजों में जो कंडीशन दे रखी है वो कंडीशन आप फॉलो करिए। देखिए उसने एक कंडीशन हमें दे रखी है कि PQS का मान PQS और ट्रायंगल TQR में हमें एक कंडीशन दे रखी है। अच्छा मुझे सब कुछ छोड़ो, आप मुझे एक बार बताओ, अगर एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है
और एंगल 1 और एंगल 2 कौन से त्रिभुज में बन रहे हैं? पी क्यू आर में। हाँ, तो मैं कह सकता हूँ सिंस ट्राइंगल पी क्यू आर में एंगल 1 का मान एंगल 2 के बराबर है, तो हमने एक प्रमेय पढ़ी थी बच्चों कि अगर बराबर कोण हो, एक त्रिभुज में दो कोण बराबर हैं तो उनके आमने सामने की भुजाएं भी बराबर होती हैं। अर्थात मैं कह सकता हूँ एंगल 1 के सामने की भुजा पी आर और एंगल 2 के सामने की भुजा पी क्यू दोनों बराबर होंगी। यहाँ लिखेंगे चूंकि बराबर बराबर कोणों के सामने की भुजा बराबर कोणों के सम्मुख भुजा बराबर होती है। सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, अगर ये बराबर होती हैं तो पी आर बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? पी क्यू हो जाएगा। अच्छा, हमें कंडीशन दे रखी थी भाई, सिंस क्यू आर अपॉन क्यू एस का मान दे रखा था क्यू टी अपॉन पी आर के बराबर। अच्छा, मुझे अभी पता चला पी आर का मान किसके बराबर है? पी क्यू के। तो मैं यहाँ रख सकता हूँ क्या? तो ये हो जाएगा क्यू आर अपॉन क्यू एस बराबर क्यू टी अपॉन पी क्यू हो जाएगा। अच्छा, क्या हम इसको पलट सकते हैं? इसको अगर हम पलट दें तो हमारे पास कुछ ऐसा मिलेगा कि पी क्यू अपॉन क्यू टी बराबर मिलेगा क्यू एस अपॉन क्यू आर के। देखो इस कंडीशन को जरा ध्यान से देखना, पी क्यू अपॉन क्यू टी, पी क्यू का क्या मतलब है? पी ट्राइंगल पी क्यू एस वाली भुजा। क्यू टी का क्या मतलब है? ट्राइंगल टी क्यू आर वाली भुजा। देखो पी क्यू अपॉन क्यू टी, पहले छोटी भुजा फिर बड़ी भुजा, उसके बाद क्यू एस छोटी भुजा और अपॉन में क्यू आर फिर से बड़ी भुजा। ध्यान से देखो, छोटी भुजा बड़ी भुजा, छोटी भुजा बड़ी भुजा। तो हमें पता है कि दोनों त्रिभुजों की बात चल रही है, जिन त्रिभुजों में हम लिख रहे हैं पी क्यू एस और टी क्यू आर में दो भुजाएं बराबर हो गई और हमें दे रखा था एंगल 1 बराबर एंगल 2। एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है। एंगल 1 छोटे वाले त्रिभुज का कोण है और एंगल 2 बड़े वाले त्रिभुज में आ जाएगा, तो हम लगा देंगे बाई दो भुजाएं एक कोण है। तो SAS कंडीशंस, बाई SAS कंडीशन हम कह देंगे जो हमारा ट्राइंगल है PQS ये समरूप है किसके? TQR के। ट्राइंगल PQS समरूप ट्राइंगल TQR, ये हमें प्रूफ करके दिखाना था, तो हैंस प्रूव्ड। अच्छा, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 में भी एक आकृति दे रखी है और कह रहा है एंगल P का मान एंगल RTS के बराबर है। ध्यान से देखना, एंगल P का मान एंगल RTS के बराबर दे रखा है, तो सिद्ध कीजिए कि ट्राइंगल RPQ बड़ा वाला ट्राइंगल समरूप है किसके? RTS के, छोटे वाले ट्राइंगल के। अच्छा ठीक है, लिख लेते हैं ट्राइंगल RPQ और ट्राइंगल RTS में दोनों ही त्रिभुजों की अगर मैं बात करूं तो मुझे एक बात ध्यान से देखना बच्चों, क्लियरली दे रखी है क्वेश्चन ने कि एंगल P का मान एंगल RTS के बराबर है, तो गिवन है, हमें दे ही रखा है। अच्छा, एक बात और बताओ, अगर मैं छोटे वाले त्रिभुज की बात कर रहा हूँ RST, एंगल R ले रहे हैं छोटे वाले त्रिभुज में, आ रहा है एंगल R छोटे वाले त्रिभुज में। अगर मैं बड़े वाले त्रिभुज की बात करूँ PQR की, तब भी एंगल R आ रहा है, यानी मैं कह सकता हूँ एंगल R बराबर एंगल R जो है हमारा कॉमन एंगल हो गया दोनों ट्राइंगल के लिए, कॉमन एंगल। और अगर कॉमन एंगल है तो मान तो एक ही होगा ना भाई R का, जो मान छोटे वाले त्रिभुज के लिए होगा वही बड़े वाले त्रिभुज के लिए होगा, तो दोनों मान एक दूसरे के बराबर होंगे। तो दो कोण बराबर हो गए तो क्या लग जाएगा? बाय डबल ए कंडीशन ट्राइंगल RPQ किसके समरूप हो जाएगा? ट्राइंगल RTS के। और हमें यही प्रूफ करके दिखाना था, तो ये हमारा हो गया प्रूफ्ड। और इसी के साथ हमारे हो गए 5 क्वेश्चन। 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में आपको आकृति दे रखी है, एक त्रिभुज ABC है जिसमें कि हमने C भुजा से D पर एक लाइन खींच रखी है और B से E एक रेखा खींच रखी है। अच्छा, और इसमें हमें दे रखा है कि त्रिभुज ABE है, जो ये वाला त्रिभुज है ना ABE, ये ACD इस त्रिभुज के समरूप है, सर्वांगसम है। ध्यान रखना, दोनों चिन्हों में कंफ्यूजन मत करना, ये चिन्ह है सर्वांगसमता का और नीचे वाला चिन्ह जो है ये है समरूपता का, जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया था स्टार्टिंग में। अच्छा, मुझे आप एक बात बताओ, अगर ABE त्रिभुज ACD के सर्वांगसम है, तो हमने 9th क्लास में पढ़ी थी सर्वांगसमता। सर्वांगसमता का मतलब होता है अगर दो त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांगसम हैं तो हम कहेंगे कि उनकी जो भुजाएं हैं वो एक दूसरे के बराबर होंगी और साथ ही में उनके कोण भी बराबर होंगे। यानी अगर मैं आपसे कहूं त्रिभुज ABE तथा त्रिभुज ACD में अगर मैं इन दोनों त्रिभुजों की बात करूं तो मैं आपसे ये कह सकता हूं कि जो त्रिभुज ABE है यानी कि ABE, इसकी भुजा AB
किसके बराबर होनी चाहिए, ए सी डी वाले त्रिभुज की भुजा ए सी के बराबर होनी चाहिए। इक्वेशन नंबर 1 डाल लेते हैं। और इसी तरीके से मैं आपसे ये भी कह सकता हूँ कि भुजा ए ई जो है वो ए डी के बराबर होनी चाहिए। ए ई जो भुजा है वो ए डी के बराबर होनी चाहिए। इक्वेशन नंबर 2 में डाल सकते हैं बच्चों। अच्छा, अगर मैं आपसे कहूँ कि इन भुजाओं का अनुपात ले लो, अनुपात मतलब मैं आपसे कह रहा हूँ ए बी अपॉन ए सी ले लो, और वहीं ए बी अपॉन ए सी का अगर मैं मान निकालूं तो देखो दोनों एक दूसरे के बराबर है, तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ ए बी अपॉन ए बी अर्थात 1 कह सकता हूँ। बताओ आप, कुछ कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, ए बी अपॉन ए सी है चूंकि दोनों एक दूसरे के बराबर है। या फिर आप एक काम करो, ऐसे ना समझ पा रहे हो तो मुझे इसी समीकरण से समझो। देखो ए बी का मान ए सी के बराबर था, हाँ नहीं था। हम मान लेते हैं ए सी की गुणा में 1 था, ए सी गुणा में इधर आया भाग में, यानी हम डायरेक्टली ये भी बोल सकते हैं ए बी अपॉन ए सी का मान 1 के बराबर है। या तो ऐसे समझ जाओ या ऐसे समझ जाओ, जैसा आपकी इच्छा वैसे समझ जाओ, ठीक है। मेन कंडीशन है आपको समझ में आना चाहिए। देखो अगर आपको ऐसे समझ में आ रहा है तो आप एक काम कर लेते हैं, यहीं पे मैं आपको थोड़ा सा करेक्ट कर देता हूँ ताकि आपको नीचे जाने की जरूरत ही ना पड़े, ठीक है। हम एक इसको ऐसे लिख लेते हैं, ए बी बराबर ए सी इंटू वन करके लिख लेते हैं, क्योंकि 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ दिक्कत आने वाली नहीं है। फिर हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ए बी अपॉन ए सी का मान समीकरण नंबर 1 के बराबर है, इसे डालो समीकरण नंबर 1, ठीक है। और उसी के बाद हम ये भी लिख सकते हैं कि ए डी बराबर है ए ई के इंटू 1 करके लिख दो, तो ए डी अपॉन ए ई का मान भी किसके बराबर होगा, 1 के। इक्वेशन नंबर 2 इसे डाल दो। बताओ हो राज जी। अच्छा, इसका मान भी 1 के बराबर, इसका मान भी 1 के बराबर, तो मैं कह सकता हूँ समीकरण नंबर 1 और 2 से ये दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम बोल सकते हैं कि ए बी अपॉन ए सी बराबर होगा ए डी अपॉन ए ई के। बताओ होगा बराबर, बिल्कुल होगा। अच्छा, क्या हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये जो ए सी इधर भाग में है इधर गया तो गुणा में, तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ए बी बराबर, या ए बी इंटू ए ई करके लिख लो, ए बी इंटू ए ई बराबर ए डी इंटू ए सी लिख सकते हैं, बिल्कुल। अच्छा देखो कौन सा त्रिभुज समरूप करना था, ए डी ई ऊपर वाला है और बड़ा वाला ए बी सी का, ठीक है। अगर हम ऐसा करके दिखा दें कि ए डी का अनुपात ए बी से, अर्थात देखो हम कुछ ऐसे लिख दें, यहाँ ए डी और बटे में ए बी, ये जो इधर गुणा में उधर पहुंच गया भाग में, ऐसे ही ये इधर ए ई जो गुणा में आया था इसके बटे में पहुंचा दे ए सी। इस कंडीशंस को हम लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, ये बात तो एक ही है, ठीक है। अच्छा, ऐसा लिखने का फायदा क्या हुआ, ऐसा लिखने का फायदा ये हुआ, ट्रायंगल ए डी ई और ट्रायंगल ए बी सी में मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है ए दोनों में आ रहा है, अर्थात एंगल ए बराबर एंगल ए, ये जो हमारा आएगा ये आएगा हमारा कॉमन एंगल, यानी दोनों में बराबर है, कॉमन है तो बराबर होगा। अच्छा, दूसरी कंडीशन हमने अभी देख ली कि ए ई अपॉन ए सी का मान ए डी अपॉन ए बी के बराबर है, अर्थात ए डी बराबर किसके है, ए डी अपॉन ए बी बराबर है ए ई अपॉन ए सी के। दोनों त्रिभुजों की भुजाएं आ गई, तो दो भुजा एक एंगल, तो मैं कह दूंगा बाई एस कंडीशन जो त्रिभुज है हमारे वो एक दूसरे के क्या है, समरूप है। त्रिभुज ए डी ई समरूप त्रिभुज ए बी सी के, और यही हमें प्रूफ करके दिखाना था। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7, देखो क्वेश्चन नंबर 7 में ना बच्चों 4 पार्ट दे रखे हैं। एक चित्र दे रखा है आपको, इस चित्र में कह रहा है कि एडी जो रेखा है वो सीबी या बीसी रेखा के लंबवत है, और कह रहा है जो सीई रेखा है वो एबी रेखा के लंबवत है। तो सिद्ध करके दिखाना है कि ये जो चार जो कंडीशन है ये एक दूसरे के समरूप है। अच्छा, पहली कंडीशन का प्रूफ देखते हैं। प्रूफ देखिए, पहला क्या है, ट्रायंगल AEP और ट्रायंगल CDP में, तो ठीक है लिख लेते हैं, ट्रायंगल AEP तथा ट्रायंगल CDP में जो हमें समरूप सिद्ध करके दिखाना है उसी ट्रायंगल की बात कर लेते हैं। AEP ये छोटा वाला त्रिभुज है, ठीक है, और CDP इसके सामने वाला त्रिभुज है। इन दोनों त्रिभुजों की बात चल रही है। अच्छा, दोनों ही त्रिभुजों में मुझे आप एक बात बताओ, जो ये वाले एंगल्स होंगे एक दूसरे के बराबर होंगे। नाम दे लेते हैं एंगल 1 एंगल 2। मुझे बताओ आप, एंगल 1 एंगल 2 के बराबर होगा, क्योंकि अभी हमने पढ़ा है और हमने 9th में भी पढ़ा है कि ये कौन से कोण है, शीर्षाभिमुख कोण, और शीर्षाभिमुख कोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो एंगल 1 बराबर हो गया एंगल 2 के। अच्छा, वो एक और बात बताओ, अगर ये इधर को 90 है तो इधर भी 90 होगा, ऐसे ही इधर को 90 है तो ये इधर को भी 90 होगा। हो रहा है जी इस बात से। अगर ट्रायंगल APE की बात करें या AEP की बात करें तो एंगल E पे 90 अंश है,
और अगर ट्रायंगल CDP की बात करें तो एंगल डी पे नब्यांश है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि एंगल ई बराबर एंगल डी, या और अच्छे से इसका नाम लिख लीजिए, एंगल AEP बराबर, इसका नाम लिख लीजिए, एंगल CDP बराबर 90। ठीक है, ये आपको गिवन दे रखा है, तो गिवन तो दो एंगल बराबर हो गए, तो लगा देंगे बाई डबल ए कंडीशन जो हमारे ट्रायंगल्स हैं, ट्रायंगल AEP समरूप हो जाएगा ट्रायंगल CDP के। पहली कंडीशन प्रूफ हो गई, बताओ। अच्छा, दूसरी पे देखते हैं भाई, सेकंड कंडीशन। सेकंड क्या थी? ट्रायंगल ABD, ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल CBE में। ठीक है, देखिए ट्रायंगल ABD कौन सा है? ABD, ये बड़ा वाला ट्रायंगल है ना, ट्रायंगल ABD, और कह रहा है CBE, ये बड़ा वाला ट्रायंगल और फिर ये आधा ट्रायंगल। देखो दोनों ही ट्रायंगल में एंगल B जो है आपका कॉमन आ रहा है, यानी मैं कह दूंगा इधर भी एंगल B, इधर भी एंगल B, क्योंकि ये एंगल है भाई साहब हमारा कॉमन एंगल। अच्छा, ABD में D पे नब्यांश बन रहा है, CBE में E पे नब्यांश बन रहा है। D का मान कैसे लिखोगे? ABD बराबर, या ऐसे लिखोगे ADB बराबर 90। एंगल ADB बराबर, उसके बराबर में क्या आ जाएगा? एंगल CEB, एंगल CEB बराबर किसके है? 90 के। ये कंडीशन हमें दे ही रखी है गिवन, तो इसमें भी क्या लग जाएगी? बाय डबल ए कॉन्ग्रुएंसी या बाय डबल ए कंडीशन ट्रायंगल ABD ये भी समरूप हो जाएगा किसके? ट्रायंगल CBE के। दूसरी कंडीशन भी आपकी प्रूफ हो गई। अच्छा जी, तीसरी कंडीशन क्या कह रही है? तीसरी कंडीशन है ट्रायंगल AEP सर्वांशम है ट्रायंगल ADB के। ठीक है, तीसरी और चौथी कंडीशन इधर देख लेते हैं, इसको इरेज कर लेते हैं। ठीक है जी, देखिए तीसरी और चौथी कंडीशन। अच्छा साहब, इसको जरा अच्छे से क्लियर कर लेते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तीसरी और चौथी कंडीशन समझने के लिए इसको भी मिटा ही देते हैं, फिर इसको पूरा ही साफ कर लेते हैं यार। चलो ठीक है जी, आइए भाई, चलिए भाई आइए। क्वेश्चन तीसरी कंडीशन, ये पहली और दूसरी इधर हो गई। अच्छा, उसके बाद तीसरी यहीं देख लेना, तीसरी ये हो गई और चौथी इधर कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे चौथी कर लेंगे। तीसरी कंडीशन देखिए, ट्रायंगल AEP एंड ट्रायंगल ADB में, अगर हम इन दोनों ट्रायंगल की बात करें, AEP कौन सा है? AEP छोटा वाला ट्रायंगल, ट्रायंगल ADB छोटा वाला ट्रायंगल और बड़ा वाला ट्रायंगल। ध्यान से देखना, AEP में भी ए आ रहा है, ABD में भी ए ही आ रहा है, तो मैं कह दूंगा दोनों में एंगल A बराबर एंगल A कॉमन एंगल है हमारे लिए, कॉमन एंगल है हमारे लिए। और साथ ही में AEP वाला जो ट्रायंगल है या AEP में, इसमें एंगल AEP जो है वो 90 अंश है, और साथ ही साथ ADB में एंगल ADB जो है ये हमारा ये भी 90 अंश है, ये भी 90 है, जो कि हमें दे रखा है क्वेश्चन में। तो इसमें भी क्या लग जाएगा? बाय डबल ए कंडीशन ट्रायंगल AEP समरूप हो जाएगा ट्रायंगल ADB के। तो ये तीसरी पार्ट भी इसका कंप्लीट हो गया। आइए चौथा देखते हैं क्या दे रहा है? PDC। ठीक है, ट्रायंगल PDC एंड ट्रायंगल BEC में। अच्छा, PDC कौन सा है भाई? PDC छोटा वाला ट्रायंगल है ऊपर वाला। BEC कौन सा है? BEC C का बड़ा वाला ट्रायंगल है। देखो PDC में भी C आ रहा है, EC में भी C आ रहा है, यानी दोनों ही ट्रायंगल्स के लिए एंगल C बराबर एंगल C हमारा हो गया कॉमन एंगल। देखो सारे के सारे, चारों के चारों पार्ट एक ही जैसे हैं। ठीक है, और इस वाले के लिए बात करें तो एंगल CD या कह लो PDC बराबर होगा एंगल BEC के, जो कि 90 होगा। ठीक है, ये आपको गिवन। देखो चारों ही पार्ट्स एक जैसे हैं, इसमें भी डबल ए लगा, दूसरे में भी डबल ए, तीसरे में भी डबल ए, और अब चौथे में भी डबल ए ही लगेगा। तो बाय डबल ए कंडीशन ये वाला त्रिभुज भी एक दूसरे के क्या हो जाएंगे? समरूप हो जाएंगे। ट्रायंगल PDC समरूप हो गया ट्रायंगल BEC के। ठीक है, तो इसी के साथ बच्चों आपका 7 क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गए। बच्चों 7 क्वेश्चन हमने आज कंप्लीट कर लिए हैं।
क्योंकि अभी इसके बाकी क्वेश्चंस बचे हुए हैं, 16 इसमें क्वेश्चन है, बट अगर हम बात करें अभी करने की तो लेक्चर लंबा हो जाएगा, तो लेक्चर को लंबा ना करते हुए ये लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं। बचे हुए जो इसके क्वेश्चंस हैं वो कर लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो अगर आपको लेक्चर पसंद आया है, वीडियो अच्छी लगी है, तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ जो कि 10th क्लास में पढ़ रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसका नेक्स्ट लेक्चर देखना बिल्कुल ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 7 ही हुए हैं, अभी एक्सरसाइज कंप्लीट नहीं हुई है और ना ही चैप्टर। तो एक्सरसाइज और चैप्टर जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। तो अपना ध्यान रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।